नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मौर्योत्तर जो शासक होते, जो जिन मौर्य काल के पश्चात जिन वंशों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसके तहत हम सातवाहन वंश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने शुंग वंश और कौरव वंश के बारे में पहले पढ़ लिए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि सातवाहनों की जाति को लेकर भी जो विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा जो इनके उदय से संबंध यानी जो इनका जो शासन काल अवधि उससे संबंधित मतभेद देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा जो इनके मूल स्थान से संबंधित मतभेद भी देखने को मिलते हैं। जाति में हमने देखा कि इनको ब्राह्मण भी बताया जाता है, क्षत्रिय भी बताया जाता है और मिश्रित जाति का भी बताया जाता है। और उसके अलावा मूल स्थान को लेकर भी विवाद है। आंध्र प्रदेश को बताया जाता है कृष्णा और गोदावरी जो नदी के मध्य, और उसके अलावा मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी बताया जाता है, और महाराष्ट्र भी बताया जाता है। प्रतिष्ठान जो क्षेत्र है, प्रतिष्ठान की कोई किसी वक्त राजधानी रही है। तो ये अलग अलग जो इतिहासकारों के द्वारा मत प्रतिपादित किए गए हैं। उदय से संबंधित भी जो हमें विवाद देखने को मिलता है, किसी के द्वारा 300 ईस्वी पूर्व जो इनका उदय बताया जाता है, और उसके अलावा किसी के द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व जो इनका उदय बताया जाता है। तो ये विवादास्पद स्थिति बनी रहती है, जिसके पश्चात हम आज बात करने वाले हैं कि सातवाहन वंश के शासकों के बारे में। मूलतः अगर बात की जाए तो सातवाहन वंश में कौन कौन से शासकों का हमें उल्लेख मिलता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। जिसके तहत हमें देखेंगे कि पहले 3 शासकों के पश्चात 100 वर्षों तक सातवाहन वंश के शासकों के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है। उसके पश्चात अंधकारमय युग देखने को मिलता है, और इन 3 शासकों के पश्चात जो इस वंश का एक महान और प्रतापी शासक होता है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम से जाना जाता है। तो उससे पहले जो शुरुआती 3 शासकों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे और पढ़ेंगे। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो इसमें हमने देखा 3 शासक, एक तो सिमुक है, ठीक है। उसके पश्चात उसका भाई कृष्ण कान्हा शासक बनता है, और कृष्ण के पश्चात बात की जाए तो श्री सातकर्णी शासक बनता है। ये 3 शासक है। 3 शासक के बाद सिमुक तो इसका हो गया वंश का संस्थापक। उसके पश्चात उसका भाई कृष्ण, और जिसे कान्हा भी कहा जाता है, वह क्या बनता है, जो शासक बनता है इस वंश का। उसके पश्चात सिमुक का पुत्र श्री सातकर्णी सिंहासन पर बैठता है। इन तीनों के शासनकाल के बारे में कुछ एक जानकारी हमें प्राप्त होती है, चाहे पुराणों के माध्यम से बात की जाए तो विशेषतः उस समय में पुराणों के माध्यम से ही जो इनके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं हम सिमुक की। सिमुक था इस वंश का संस्थापक। जैसा कि हमने देखा कि जो कौरव वंश का अंतिम शासक होता है कौन, सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, उसे पराजित करके जो सिमुक के द्वारा, हमने देखा सिमुक के द्वारा जो मगध पे आक्रमण करके जो मगध पे अधिकार कर लिया जाता है। और इस मगध पे अधिकार करने में उसकी सहायता करने वाली जो जातियाँ होती है, आंध्रभृत्य होती है, रठिक होती है और भोज होते हैं, जिनके द्वारा इसका सिमुक का सहयोग किया जाता है। और इस सहयोग के लिए सिमुक के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है, इनाम भी दिया जाता है। उसके अलावा इनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए जाते हैं। इस तरीके से सिमुक के द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, मगध पे अधिकार करते हुए जो सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है, और यहीं से सातवाहन वंश के शासकों का शासनकाल शुरू होता है। अब पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसके आधार पर ये विवरण पुराणों में हमें मिलता है कि जो सिमुक के द्वारा जो 23 वर्षों तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। 23 वर्षों तक शासन किया जाता है। और उसके अलावा अंत में ये क्या होता है, जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी हो जाता है। सिमुक के बारे में कहा जाता है पुराणों से अगर जानकारी मिले तो सिमुक अंतिम समय में अपने काफ़ी क्रूर और अत्याचारी हो जाता है। मूलतः जैनों पर क्या किया जाता है, इसके द्वारा बहुत अत्याचार किए जाते हैं। तो अंत में इसे क्या कर दिया जाता है, इसे हटाकर, जो सिंहासन से हटाकर इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या करते हुए इसे सिंहासन से हटा दिया जाता है सिमुक को। तो इस तरीके से ये सिमुक का क्या रहता है, शासनकाल रहता है। और इस शासनकाल में यही घटनाएं हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसी कारण जो सिमुक का शासन समाप्त होने के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठता है, उसका भाई कृष्ण
कान्हा जो सिंहासन पर बैठता है, ये सातवाहन वंश का कौन सा होता है, दूसरा शासक होता है, ये सिंहासन पर बैठता है। अब ये कौन था, सिमुक का भाई था। इसके बारे में भी हमें जो अभिलेख के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, पुराणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। विशेषतः जो नासिक अभिलेख है, इसके बारे में जो उल्लेख करते हुए कहता है, नासिक अभिलेख में कहा गया है कि ये जाति से ब्राह्मण होते हुए भी जो अन्य धर्मों के प्रति भी क्या रहता है, सहिष्णु रहता है, उनका जो क्या करता है, सम्मान इसके द्वारा किया जाता है। मूलतः देखा जाए तो ये बौद्धों के प्रति, जो बौद्ध धर्म है उसके प्रति भी उदार रवैया और दृष्टिकोण रखता है। ब्राह्मण होते हुए भी जो बौद्ध धर्म का इसके द्वारा क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है इसके बारे में। और इसके अलावा जो बात की जाए इसके शासनकाल और शासनावधि के बारे में जो जानकारी मिलती है कि लगभग इसके द्वारा क्या किया जाता है, 18 वर्षों तक शासन किया जाता है। किसके द्वारा, कृष्ण कान्हा के द्वारा 18 वर्षों तक शासन किया जाता है। लेकिन डॉक्टर भंडारकर का मानना है कि इनके द्वारा जो 10 वर्षों तक शासन किया जाता है। तो ये इनके शासनकाल की जो जानकारी हमें मिलती है, कोई विशेष और इसके अलावा कोई ज़्यादा अधिकतर जानकारी हमें इनके शासनकाल की नहीं मिल पाती है। अब जैसे ही बात की जाए कृष्ण और कान्हा का जो बात की जाए शासन खत्म होता है, उसके पश्चात अगला शासक जो सातवाहन वंश का कौन होता है, श्री सातकर्णी होता है, जो सातवाहन वंश के शासकों में प्रथम महान शासक के रूप में जाना जाता है। ये किसका पुत्र होता है, सिमुक का पुत्र होता है श्री सातकर्णी, जो कान्हा के पश्चात सिंहासन पर बैठता है। और ये सातवाहन वंश के शासकों में जो बात की जाए प्रथम सबसे महान शासक माना जाता है। अब इसके समय की घटनाओं का हम जिक्र करें तो इसके द्वारा जो अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इसके द्वारा जो अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाता है और मालवा के आसपास का क्षेत्र जीत लिया जाता है और उसे जीतते हुए अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। इसके शासनकाल में बात की जाए तो ये घटना में देखने को मिलती है कि इसके द्वारा साम्राज्य विस्तार किया जाता है। और इसके अलावा जो इसके शासनकाल के दौरान बात की जाए तो कई यज्ञों का आयोजन किया गया, जिसमें बात की जाए तो अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का आयोजन श्री सातकर्णी के द्वारा क्या किया जाता है, करवाया जाता है। इन अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है और इसी के द्वारा जो दक्षिणापति की उपाधि यानी दक्षिण का सम्राट की उपाधि इसके द्वारा जो धारण की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, श्री सातकर्णी के द्वारा ये उपाधि धारण की जाती है। दक्षिणापति की उपाधि धारण की जाती है। इसी के बारे में जो बात की जाए, नैनिका का जो नाना घाट अभिलेख है, नैनिका के द्वारा जो लिखित नाना घाट का अभिलेख है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसे जो बात की जाए सातवाहन वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। सातवाहन वंश के प्रथम शासक के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। और इसी जो अभिलेख में बात की जाए तो वैदिक देवी देवताओं का भी उल्लेख मिलता है और कई यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जैसा कि हमने पहले भी ऊपर बात की थी कि इसके द्वारा जो राजसूय व अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है। और इसके शासनकाल में क्योंकि ये ब्राह्मण था तो वैदिक धर्म का क्या होता है, पुनरुत्थान हमें देखने को मिलता है। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान देखने को मिलता है क्योंकि वैदिक धर्म को इसके द्वारा जो क्या किया जाता है, प्रचारित किया जाता है। अब इसके पश्चात बात कर रहे श्री सातकर्णी के पश्चात 100 वर्षों तक का समय अगर माना जाए तो उनके शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके पश्चात अगर बात की जाए सातवाहनों की सत्ता क्या हो जाती, कमज़ोर और क्षीण हो जाती है और इसके पश्चात होने वाले शासकों का हमें पता नहीं चलता। 100 वर्षों तक अगर बात की जाए तो हो सकता है ये सामान्य जो स्थिति में आ जाते हैं, शासक से जो जमींदार या सरदार की स्थिति तक पहुँच जाते हैं, इनकी हैसियत और ओहदा कम हो जाता है। और लेकिन 100 वर्षों के पश्चात इसमें एक महान शासक पुनः होता है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो 100 वर्षों के पश्चात इस अंधकारमय युग के पश्चात जो इस वंश का सातवाहन वंश का महान शासक होता है, इसके समय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है जिनके बारे में हमें विस्तृत रूप से जो अभिलेखों के माध्यम से क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने सातवाहन वंश के शासकों के बारे में अध्ययन किया है।
जिसके तहत बात की जाए 3 शासकों के बारे में पढ़ा है। जो एक तो प्रथम शासक कौन होता है, सिमुक होता है, जो सातवाहन वंश का क्या होता है, संस्थापक होता है। और उसके पश्चात अगला जो शासक बनता है सातवाहन वंश का बात की जाए तो वह कौन होता है, कृष्ण कान्हा होता है, जो कौन होता है, सिमुक का भाई होता है। और उसके पश्चात जो अगला सातवाहन वंश का शासक बनता है वह कौन बनता है, जो बात की जाए तो श्री सातकर्णी बनता है, जो कौन होता है, सिमुक का पुत्र होता है। तो इन 3 शासकों के बारे में हमने जो विस्तृत रूप से पढ़ा, हालांकि जो ज़्यादा जानकारी हमें इन तीनों शासकों के बारे में नहीं मिल पाती है, फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वो पुराणों और अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो प्रथम शासक तो इनका सिमुक होता है, सिमुक के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है। अंतिम कौरव वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके जो उसके द्वारा जो सातवाहन वंश की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। ये अंत में क्या हो जाता है, जो क्रूर और अत्याचारी हो जाता है, इसकी वजह से जो क्या कर दिया जाता है, इसकी हत्या करके इसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। अब उसके पश्चात जो अगला शासक इसका भाई कृष्ण कान्हा बनता है। और कान्हा के समय में हमने देखा कि ये सभी धर्मों के प्रति उदार रहता है। ब्राह्मण होते हुए भी हमने देखा ये जो क्या करता है, जो इसके प्रति बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी उदार होता है। ठीक है, 18 वर्षों तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। बात की जाए सिमुक के द्वारा 23 वर्षों तक शासन किया जाता है, इसके द्वारा 18 वर्षों तक शासन किया जाता है। भंडारकर ने कहा है कि कृष्ण कान्हा ने 10 वर्षों तक शासन किया। और उसके पश्चात जो अगला शासक होता है कौन, श्री सातकर्णी होता है, सिमुक का पुत्र। ये भी एक प्रथम महान और प्रतापी शासक इस राजवंश का माना जाता है। इसके समय में देखा हमने कि किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार इसके द्वारा किया जाता है और मालवा के आसपास के क्षेत्र को जीत कर अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया जाता है। और इसके समय में अश्वमेध और राजसू यज्ञों का आयोजन भी किया जाता है। उसके अलावा जो दक्षिणापति की उपाधि इसके द्वारा धारण की जाती है। और नायनिका के नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है इसका कि ये प्रथम महान शासक होता है। वैदिक देवताओं और यज्ञों का जो उल्लेख है जो इसके नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जो नाना घाट अभिलेख है। उसके अलावा जो इसने जो अपने शासन काल में वैदिक धर्म को क्या दिया जा प्रोत्साहन दिया था, क्योंकि ये खुद एक ब्राह्मण था। और इसके पश्चात 100 वर्षों तक हमें सातवाहन वंश के शासकों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, जो अंधकारमय युग कहलाता है। और उसके पश्चात जो अगला शासक होता है कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। फिर भी आपके कोई भी डाउट हो या शंका हो तो आप के पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि जो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।